नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल की आज ये आपकी क्लास नंबर 16 होगी, 16वीं कक्षा रहेगी, जिसमें बेसिकली आज हम क्या देखेंगे, जो भारत में कृषि पैटर्न है और हरित क्रांति जो हमारी हुई थी, वो दो चैप्टर हैं रिलेटेड। एक तो आपका कृषि है, कृषि के बाद हम लोग देखेंगे हरित क्रांति से रिलेटेड, क्योंकि काफी सवाल पूछे गए हैं, बहुत भारत के लिए काफी सकारात्मक परिणाम रहे थे हरित क्रांति के, उस वजह से वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सवालों के माध्यम से रोज की तरह समझते हुए चलेंगे, बिंदास तरीके से 1 घंटे में करेंगे आज भी। तो पहला चैप्टर है कृषि। कृषि आप जानते ही हैं सब, है ना। कृषि बेसिकली क्या है, इसको कोई परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो तो सवालों के माध्यम से चीजें समझते चलते हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना। ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है ना। जो हमारी पारंपरिक हम लोग पारंपरिक मतलब जो उर्वरक लगा के और वैसे जो खेती करते हैं उसकी अपेक्षा में जो स्थायी कृषि है वो किस तरह से भिन्न है। तो देख लेते हैं। स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, ठीक है, किंतु रासायनिक पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है, ये ठीक है। ठीक है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। भाई आप अनावश्यक रूप से उसमें क्या करोगे, उर्वरकों का प्रयोग करोगे तो मृदा में क्या होगा, लवणता क्षारीयता उसकी गड़बड़ हो जाएगी, तो उसकी लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है, यह भी ठीक है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। गलत बात है, दोनों हो सकती है। बेसिकली थोड़ा डीप सवाल है, यूपीएससी का प्रश्न है, तो उनका जो स्तर है पूछने का थोड़ा स्पेशल होता है, थोड़ा अलग होता है, तो आपको घबराना नहीं है। मल्च बनाने या मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 2 4 सही है, बाकी इसमें क्या है, तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है ना, तीसरा वाला कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कृषि में शून्य जुताई जीरो जो शून्य जुताई है का के क्या लगभग लाभ है। शून्य जुताई बेसिकली क्या होता है, 2-3 साल तक बिना जुताई के ही क्या कर सकते हैं, हम फसल उगा सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें होती है। पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। जो पिछली फसल के अवशेष है ना, उसको हम ऐसे ही खेत में छोड़ देते हैं, वो सूख के गल सड़के क्या होते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। उसका क्या लाभ है भाई, पौधे ने जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अवशोषित करके रखी, आप उसको जला दोगे तो वातावरण में फिर से रिलीज हो जाएगी, और वो मिट्टी में मिल गई तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में मिल गई, तो ये उसका एक शून्य जुताई के वो है। ठीक है, ये भी ठीक है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है ना। तो जैसे जब अपन लोग धान का रोपण करते हैं तो क्या करते हैं, मान लो जैसे पूरा खेत है, तो पूरे खेत में एक तरफ क्या करते हैं, धान की पौध उगाते हैं, और फिर उस पौध को निकालकर पूरे खेत में क्या करते हैं, उसका रोपण करते हैं। तो इसमें बिना उसके ही नर्सरी तैयार करे सीधे मृदा में ही रोपण कर सकते हैं, यह भी संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। कार्बन पृथक्करण जो मैं आपको बता रहा था, पौधे ने अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके रखी और वो क्या हुआ, वायुमंडल से कार्बन का पृथक्करण हो गया, मृदा में मिल गया, तो यह भी संभव है। तो इस प्रकार नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। देखो फर्टिगेशन बेसिकली क्या होता है, पहले आपको यह समझ में आना चाहिए। अगर मैं जैसे 2 तरीके से उर्वरकों का यूज किया जाता है। एक तो सिंपल उर्वरक आपने छिड़कते हुए खेतों में, अगर आप गांव देहात से हैं तो आपको पता ही होगा, वरना आपने देखा होगा छिड़कते हुए जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो सिंपल छिड़कते हैं। दूसरा, फर्टिलाइजर को पानी में घोलकर क्या करें, फिर उसको जो है पानी में घोलकर उसको जो है फसल को उर्वरक दें, तो इसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। तो फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, सिंचाई जल की क्षारीयता से नियंत्रण संभव है ना। सिंचाई जल की क्षारीयता से क्या है, नियंत्रण संभव है। ठीक है,
रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेटिक उर्वरकों को सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेटिक जो उर्वरक हैं वो जल में घुलित नहीं होते हैं, जल में नहीं घुल सकते हैं, और जब जल में नहीं घुल सकते हैं तो फिर आप फर्टिगेशन कैसे कर लोगे? क्योंकि फर्टिगेशन बेसिकली क्या है? उर्वरक को जल में घोलकर लगाना, ठीक है? तो यह गलत हो जाएगा। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। जब हम सूखे रूप से या उर्वरक सूखा लगाते हैं तो वो क्या होता है? उसका मृदा निक्षालन हो जाता है ना? जबकि घोल कर लगाते हैं जल में तो मृदा निक्षालन में कमी आती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर पूछ रहा है क्या है? 2 वाले हटाओ, तो यानी 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली माना जाता है? परितंत्र अनुकूली मतलब ऐसी कृषि जो वायुमंडल को नुकसान ना पहुंचाए, आपके पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो अनुकूली कृषि पद्धति। तो फसल विविधीकरण स्वरूप बिल्कुल ठीक है, फसल को हम चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे, आज ये वाली फसल, अगली बार दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, मतलब इस तरीके से क्रॉप पैटर्न चेंज करते रहते हैं। तो मृदा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो यथासंभव बने रहते हैं। और अगर आप एक ही फसल करते रहेंगे तो क्या होगा? उसके विपरीत कीटाणु भी मृदा में पैदा हो जाएंगे जो उस फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो फसल विविधीकरण से वो भी चीज नहीं होती है। शिंब आधिक्य है ना, शिंब आधिक्य भी ठीक है, मतलब ऐसी फसल उगाना जिनमें से दलहनी फसलें, जिनमें नाइट्रोजन का वो जो है प्रवाह ठीक से होता रहता है। टेंसियोमीटर का यूज, टेंसियोमीटर क्या होता है? टेंसियोमीटर यह बताता है कि मृदा को सिंचाई की कब आवश्यकता है। तो हम टेंसियोमीटर का यूज करके क्या कर लेंगे भाई? अनावश्यक रूप से मिट्टी को नहीं सींचेंगे, अनावश्यक रूप से खेत को नहीं सींचेंगे। जब सिंचाई की जरूरत होगी तो टेंसियोमीटर से पता चल जाएगा कि अब मृदा को सिंचाई की जरूरत है। तो यह भी ठीक है। और ऊर्ध्वाधर कृषि जो वर्टिकल फार्मिंग है वो भी परितंत्र अनुकूली है। जैसे आप आजकल देखते हो हाइड्रोपोनिक्स वाली खेती, वो उसमें जो है एक तरीके से एक उसके ऊपर खेत के ऊपर खेत जैसी संरचना सी उसमें बना लेते हैं ना, तो वर्टिकल फार्मिंग। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 4 चारों कृषि पैटर्न जो हैं वो पारितंत्र आपके अनुकूली हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? गुरु रंधावा ने लिखी थी। गुरु रंधावा ने नहीं लिखी थी, MS रंधावा ने लिखी थी, ठीक है? तो आप कैसे भी करके याद कर सकते हो। जैसे इमेजिन कर लो, है ना, गुरु रंधावा गाना गा रहा है कृषि के ऊपर, तो आपको याद हो जाएगी कि भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? गुरु रंधावा नहीं, MS रंधावा ने लिखी थी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। दोनों गलत है। कथन 1 2 दोनों गलत हैं। फिर तीसरा देखते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत है, बता दूंगा। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। गलत है ना, गलत है, ज्यादा नहीं है, कम है। अब देखो, जो ये आप ध्यान रखना, भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश है ना वो कितने हैं? वो तो है 15। और भारत में जो कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेश हैं वो कितने हैं? वो है 20। मैंने तो ऐसे याद कर लिया है, कृषि जलवायु प्रदेश है तो ये छोटा सा दिख रहा है ना, तो वो 15 है। कृषि और कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेश है, थोड़ा बड़ा सा हो गया तो ये 20 है ना। मतलब अलग अलग भी आपसे प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो 15, और कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो 20। इसको आप याद रखोगे, इसमें उल्टा दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? कथन 1 2 व 3 सभी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? देखो अलग से पूछ लिया। कृषि इकोलॉजिकल का क्या मतलब हो गया? पारिस्थितिकीय, है ना। पारिस्थितिकीय कितने क्षेत्र हैं? कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? तो कृषि पारिस्थितिकीय पूछे तो 20 है, और कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो कितने हैं? 15 हैं। तो एग्रो इकोलॉजिकल एरिया पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 20। चलिए तो 8वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे वही सेम सवाल है, सेम चीजें पूछी गई हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 20, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ रहा है तो 20 हो जाएगा। वही कृषि पारिस्थितिकी है, बड़ा वाला है तो 20, है ना। और कृषि जलवायु क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो वो कितने हैं? 15। इनको भी एग्रो इकोलॉजिकल को भी 20 की जगह 60 उप भागों या उप क्षेत्रों
में विभाजित किया जाता है? इस प्रकार का भी एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे अगला ही है। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में विभक्त किया है? तो वो क्या है आपके 60 लघु कृषि क्षेत्रों में विभक्त किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 60। इसको भी याद रखोगे, 60 लघु, लघु मतलब छोटे वाले। चलो, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधानता, मतलब प्रधानतः कृषि पर आधारित है। ठीक है, बात सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, मतलब जो शुष्क एरिया है वहां द्वितीय हरित क्रांति के द्वारा हम काफी जो है उसको और वो कर सकते हैं। तो कथन और कारण तो दोनों सही हैं, पर उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों में बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यता क्या है या बंधन क्या है ना? इसका मतलब इस चीज को हम अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब क्या है, सवाल का मतलब समझ लो। बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने में मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आधुनिक बीज का प्रयोग कर सकें, उसके लिए क्या क्या समस्याएं हमें सामना करना पड़ रही हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है, गलत बात है, राष्ट्रीय बीज नीति है ना। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों को उद्यान कृषि फसलों के रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है ना। एक्सट्रीम बात है, कोई सहभागिता नहीं। कैसी बात कर रहे हैं भाई? निजी कंपनी, जो निजी कंपनियां हैं सरकार के सिवा, वो क्या बीज नहीं प्रोवाइड कर रही हैं? तो ये भी गलत है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल है ना। ये बात सही है ना। क्यों उसका बीज प्रतिस्थापन नहीं किया जा रहा है? क्योंकि उससे उतना वो बेनिफिशियल, आर्थिक रूप से उतना बेनिफिशियल नहीं है, इस वजह से। तो नीचे दिए गए एक सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर केवल 3 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपको एग्रीकल्चर के इन बड़े बड़े सवालों से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपकी परीक्षा की प्रकृति नहीं है, वहां ऐसे सवाल प्रायः नहीं पूछे जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? आपके तत्कालीन उत्तर प्रदेश, आधुनिक उत्तराखंड के पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय नाम से। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना हुई है 1960 में, 1960 में। कई बार ये सवाल घूम फिर के आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में की परीक्षाओं में, तो आप इसको याद रखेंगे। 1960 पंतनगर, आधुनिक उत्तराखंड, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? सेम सवाल। तो GBPAU, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। ठीक है, अब कहां पड़ता है पंतनगर? आपका उत्तराखंड में, लेकिन स्थापना के समय कहां था? उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में से क्या हुआ, जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट सन 2000 में अलग होकर बना है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 1960 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि खाद्यान्नों को सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी कृषि उत्पाद अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है ना, तो उसका जो आर्द्रता का अंश है वो मैक्सिमम 14% होना चाहिए, 14% से अधिक आर्द्रता का अंश नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। सन्निकट रूप से भारत के कृषि के विषय में कौन सी चीजें सही हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। नेट बुआई क्षेत्र 25%, वन 33%, 33% तो हमारा लक्ष्य है ना, इतने तो है ही नहीं। 17% नहीं,
वन 29%, और देख लेते हैं नेट बुआई क्षेत्र जो आपका है वो कितना है, वो 47% है। हाँ, ये डी वाला सही है, नेट बुआई क्षेत्र आपका 47, वन क्षेत्र 23, अन्य क्षेत्र 31 है ना। ये काफी पुराना सवाल है, अपडेटेड डेटा से देखोगे तो ये थोड़े कम हो गए हैं, ये 43-44 के आसपास हो गए हैं, वन थोड़े से बढ़ गए हैं, 23.5 हो गए, अन्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है, 32-33 हो गया है। तो इस हिसाब से लगभग लगभग सही आंसर आपका क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? युग्म पैदावार क्या है ना, एक तो आप पढ़ोगे मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती, उसमें क्या है कृषि पशुपालन सब साथ साथ किए जा रहे हैं, और ये है युग्म पैदावार। युग्म पैदावार क्या है कि जैसे आपने गेहूं किया, गेहूं के बाद बाजरा कर लिया, इस तरीके से दो मतलब युग्म फसलें उगाना, एक मौसम अलग अलग में, कि रबी की ये फसल हो गई, खरीफ की ये फसल हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो युग्म पैदावार का आशय किससे है, विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना, एक साथ दो फसल नहीं, वो तो मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा, अन्य फसल के साथ एक फसल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न मौसमों पर क्या हो, दो फसलें उगाना, ये कृषि युग्म पैदावार का आशय है। तो 17वें का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिक्स्ड जो एग्रीकल्चर होगी, मिश्रित खेती जो होगी, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, कृषि, बहुत सारी कई सारी फसलें एक साथ कर सकते हैं, पशुपालन साथ कर रहे होंगे, इस तरीके की चीजें हैं। नगदी और खाद्य दोनों सस्यों की एक साथ खेती नहीं, दो सस्यों दो से अधिक नहीं, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना क्या कहलाता है, मिक्स्ड खेती कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इसका क्या फायदे होते हैं, जो फसल अवशेष बेसिकली होते हैं वो हमारे पशुओं के चारे के रूप में काम में आ जाते हैं, पशुओं का जो मलमूत्र होता है वो जैविक खाद के रूप में काम में आ जाता है, तो इसको एक काफी सही चीज माना जाता है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी खरीफ नहीं साथ कई तरीके की फसलें उगाना, और साथ में पशुपालन भी करना। तो जहां खेती प्लस पशुपालन दोनों है, दैट इज मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि, ठीक है। समांतर फसल का उदाहरण क्या है? समांतर फसल क्या होती है आपको ये समझ में आना चाहिए। समांतर फसल ऐसे है कि मेरे होने से उसको भी कोई दिक्कत ना हो और उसके होने से मुझको भी कोई दिक्कत ना हो, ये क्या है, ये है समांतर कृषि। तो इनमें से समांतर कृषि कौन सी है, गेहूं और सरसों को माना जाता है। गेहूं और सरसों क्या है, समांतर कृषि है, ठीक है, एक दूसरे के साथ भी आसानी से हो सकते हैं। निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। पंजाब में काफी कृषि भूमि है, हरियाणा में काफी कृषि भूमि है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये तो क्या है, ये हरित क्रांति के क्षेत्र हैं, यहां काफी अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर होता है। सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं वो सब क्या है, वहां वन अधिक के क्षेत्र है, वहां लगभग 90% उनके भाग पर क्या है, वन है ना। तो वहां क्या हो जाएगा, कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कृषि भूमि का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। क्या भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, यह भारतीय कृषि की विशेषता है। क्यों? क्योंकि हम मानसून के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं कि भाई बारिश आएगी तो हमारी खेती को सिंचाई लग जाएगी, तो ये ठीक है। उत्पादकता का निम्न स्तर, हमारे यहां जो विश्व स्तर के अनुपात में आप देखो, अगर वहां 1 हेक्टेयर में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1000 कुंटल जो है गेहूं हो रहा है, तो हमारे यहां 10-12 कुंटल होता है, तो इतना गैप है ना, काफी हद तक गैप है, तो ये ठीक है। फसलों की विविधता, ये तो है हमारे यहां। बड़े खेतों की प्रधानता, तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, हमारे यहां प्राय छोटे छोटे खेत पाए जाते हैं। बड़े से बड़ा कोई कितना खेत होता है, 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर हो जाएगा, तो कोई बड़ा खेत थोड़ी ना है। नॉर्मल आप साइज देखोगे तो बिलो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से कम एवरेज जोत का साइज है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के क्या कारण है ना। अभी हम कह रहे हैं कि हमारे यहां पर हेक्टेयर उत्पादकता क्या है, काफी निम्न है, तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, देखते हैं। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा लगभग सभी चीजें जो हैं वो हमारे यहां कम उत्पादकता का आधार माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं,
पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है भाई, जो हम पहले पारंपरिक रूप से खेती कर रहे थे, है ना, अब हमने क्या करा, हरित क्रांति द्वारा हमने क्या करा, बीजों का उन्नत स्वरूप यूज किया, उर्वरक यूज किए, तो उससे क्या हुआ, हमारी उत्पादकता क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो ये ठीक है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, यह भी सही है। सामाजिक और पर्यावरणीय लागत क्या है भाई, आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर, उस फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, मृदा में क्या हो रहा है, मृदा का कमजोर हो रही है, मृदा की जो पोटेंशियल है वो उसका कमजोर हो रहा है, जो उसकी उत्पादकता होनी चाहिए धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो उसका पर्यावरणीय लागत हमने उसमें शामिल नहीं करी है कि भाई साहब मान लो मैंने कह दिया कि मैंने 10 रुपए से, मान लो मैं कहूं मैंने 100 का नोट बना दिया, सपोज दैट, लेकिन उस 100 के नोट बनाने में मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो वो क्या 100 का नोट फायदेमंद नहीं है ना। तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि इससे लाभ तो हुआ है, लेकिन इसमें हमने पर्यावरणीय लागत या पर्यावरणीय क्षति को इंक्लूड नहीं करा है। तो कथन कारण दोनों सही है, पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी 24 का सही आंसर हो जाएगा। 24 में का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। किस वजह से निम्न उत्पादकता नहीं हो रही है, तो जनसंख्या का दबाव है, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, सहकारी कृषि के कारण कोई निम्न उत्पादकता थोड़ी ना होगी, भूजोत का आकार का छोटा होना, तो ऑप्शन नंबर सी सहकारी कृषि तो क्या है, सब लोग मिलके कलेक्टिव रूप से जो है खेती करें तो वो तो और उत्पादकता को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहां है। मान लो आपको ना पता हो, आइडिया लगाओ यार, राजस्थान में रेतीली भूमि है, छोटे छोटे खेतों का लोग क्या करेंगे, वहां लड़ मर के क्या करेंगे, उतनी पैदावार ही नहीं होती है। तो राजस्थान में जोतों का सबसे बड़ा आकार पाया जाता है, एक एक आदमी के पास काफी मात्रा में जमीन है। चलो, भारत में कृषि को समझा जाता है क्या, एक व्यवसाय नहीं मानते, उसको जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। भैया खेती कर रहे हैं, अपने लायक थोड़ा बहुत अनाज उगा लेंगे, खा लेंगे, बचे हुआ बेच लेंगे, उससे जो है घर का खर्चा चल जाएगा। तो सिर्फ वो जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है, ना कि व्यवसाय का साधन माना जाता है, या व्यापार या उद्योग उसको नहीं समझा जाता है। ठीक है, चलो, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये करंट अफेयर्स का रिलेटेड सवाल है, तो इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा सही है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। इसमें 1% लिख रहा है, एक नहीं है, हाँ वही मैं कह रहा हूं, सवाल ध्यान से रह जाते हैं। 90 है, लगभग 90% क्षेत्र, यही इसका सही है कि जो दालों की खेती का 90% भाग क्या है, वर्षा द्वारा सिंचित होता है, पोषित होता है। बाकी सब क्या है, अब देखो पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दुगना हो गया है। अब आप सोचो, मतलब 2 वर्षों में, पिछले 2 दशकों में, 20 साल में दाल दुगनी कैसे हो जाएंगी, ये तो गलत हो गया। विश्व के कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भारत में है, ज्यादा है और 15 से। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलो, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अब जैसे ये आंसर आएगा ना, तुम्हें लगा अच्छा पंजाब और वहां पे तो बहुत ज्यादा अखबारों में सुनते रहते हैं, वैसे ही लगा दो पंजाब हरियाणा, लेकिन भाई साहब वो छोटे भी तो हैं। वो पूछ रहा है सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो यहां ज्यादा उपभोग हो रहा है। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है वर्तमान में, और नंबर 2 पे आ जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, महाराष्ट्र। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कहां है, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश हो है इसमें, है ना। क्यों, क्योंकि ये सवाल 2009 का पूछा गया है, तब तक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अधिक अलग नहीं हुआ था, तो वो था, है ना, वो ज्यादा क्या कहते हैं, उपभोक्ता ज्यादा था जो आपका उर्वरक है उसका। लेकिन वर्तमान में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता उर्वरक का कौन है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। याद रख लेना, जो आपका बोड़ा है, बोड़ा या लोबिया इसको बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है ना। मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद फसल है कौन सी, आपकी बोड़ा या लोबिया। तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा हरी खाद वाली फसलों में किसमें है, बोड़ा या लोबिया में। ध्यान रखोगे, कई बार रिपीट करके सवाल पूछा गया है ये। नई सुधारी गई ऊसर में, ऊसर क्या होती है, ऐसी भूमि जिस पर जो है
कृषि कार्य ना हो पा रहा हो, है ना, उसको ऊसर कहते हैं। ऊसर, फिर ऊसर और ज्यादा खराब हो जाए तो उसको बंजर कह देंगे, जिसमें हो ही ना सकता हो। तो नई, और जो जैसे जो जमीन होती है उसको बोलते हैं परती, जिसमें खेती करते हैं। तो नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। तो हरी खाद नई वाली जमीन में कौन सी डाल दें? लोबिया डाल दें, बढ़िया नाइट्रोजन वाइट्रोजन मिलेगी, बढ़िया जमीन हो जाएगी। तो लोबिया, ढैंचा, मूंगा, सनई, तो इसमें सबसे ज्यादा किस्में होती है लोबिया में, ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ढैंचा का भी यूज हरी खाद के रूप से किया जाता है, मूंग का भी और सनई का भी। इन सब का प्रयोग हरी खाद के रूप में या बायो फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, है ना, और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने है। तो सबके लिए संतुलित हम जो है उर्वरक यूज करेंगे तो उससे सभी लाभ होंगे जितने भी लिखे हुए हैं कि भाई उत्पादन भी बढ़ेगा, खाद्य की गुणवत्ता भी उन्नत होगी, भूमि की भी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र प्राय पाया जाता है। तो तमिलनाडु में क्या है? उच्च कृषि उत्पादकता है। मतलब हमारे यहां अगर 1 हेक्टेयर में 10 रुपए का मामला निकल रहा है तो उनके यहां 12-15 रुपए का निकलेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु तट पर क्या है? उच्च कृषि उत्पादकता है। ठीक है, चलो इसको याद रख लोगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते चलना है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। भाई देखो, भौम जल क्या होता है? वर्षा हुई, तालाब आपने बना रखा है, तो तालाब क्या करेगा? भौम जल को बढ़ा देगा। भौम जल मतलब भूमि के अंतर्गत जो जल है। भाई बारिश हुई, तालाब में पानी एकत्रित हो गया, तो भौम जल उससे क्या हुआ? बढ़ गया। भाई भौमजल सिंचित हो गई। ठीक है, चलो तो भौमजल संसाधन सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो वो आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो भौमजल संपन्न राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में तालाब वगैरह पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में, है ना, तो इस प्रकार से भौमजल संपन्न का, भौमजल का हम जो है पुनर्भरण कर सकते हैं। चलो, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में सबसे अग्रणी रहा है? ठेकेदारी कृषि होती है कि भाई हमने आपको लीज पे भूमि दे दी और आप हमको एक निश्चित अमाउंट वगैरह दोगे। तो इसमें पंजाब ठेकेदारी प्रथा में सबसे आगे रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है ना। हरित खेती में क्या होगा? अब देखो पॉजिटिव वर्ड लग रहा है आपको, ग्रीन एग्रीकल्चर, तो पॉजिटिवनेस वाली चीजें देखेंगे। जैविक खेती और बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों का बचाव। तो देखो, है ना, समेकित कीट प्रबंधन। समेकित का मतलब क्या हो गया? हिसाब से, मतलब एकदम सिस्टमैटिक। तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थों की आपूर्ति, बस समेकित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, है ना, मतलब सब चीज सिस्टमैटिक रूप से करेंगे तो वो खेती अपने आप क्या हो जाएगी? हरित खेती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या असत्य है ना? वैश्वीकरण का क्या प्रभाव भारतीय कृषि पर हुआ है, कौन सा है? जलवायु परिवर्तन, नकदी फसलों पर बढ़। हाँ, वैश्वीकरण के कारण हम नकदी फसलें उगाने लग गए हैं। जिन फसलों का यूज वाणिज्यिक पर्पस के लिए होता है उन फसलों को अब उगाया जाने लगा है, वैश्वीकरण के बाद ही है। आय असमानता में वृद्धि हुई है। कुछ लोग तो बढ़िया फार्म हाउस बना के बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, कुछ अपने अब भी वही 2 बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम वाला चल रहे हैं। आर्थिक सहायता में कटौती, है ना, तो ये भी सब है। तो कौन असत्य है? जलवायु परिवर्तन जो है नहीं है, उसका जो है सही वो है ना व्याख्या असत्य है। बाकी सभी चीजें क्या है? सत्य हैं। तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है? कि बीज की उन्नत फसल उगाने के लिए भाई एक कृषक कम्युनिटी आए, वो अपने लोगों को शिक्षित करे, फिर वो स्थानीय स्तर पर ही उसका उत्पादन करें और जो है इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली कृषक कम्युनिटी आपस में ही शिक्षित करे, है ना, वो कॉन्सेप्ट है बीज ग्राम संकल्पना। किसानों को अपने ही खेत में बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, अपने इससे कोई मतलब नहीं है। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, है ना, वो एक दूसरे को ही प्रशिक्षण दे और उनके द्वारा दूसरे को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराना, यही बीज ग्राम संकल्पना है बेसिकली। ठीक है, सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं,
एगमार्क क्या है? तो एगमार्क आपने देखा होगा, देखो ऑप्शन कैसे दिया, अंडा उत्पादन, एग मतलब अंडा, अंडों की, ठीक है, कृषक की नहीं, गुणवत्ता की गारंटी की, मतलब आप कहते हैं एगमार्क लगा हुआ ही या जो है उत्पादन खरीदे, मतलब गुणवत्ता की इसकी गारंटी है, ये विभिन्न चीजों पर चेक हो चुका है, तो गुणवत्ता की गारंटी का मार्क क्या होता है? एगमार्क होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, तो हो जाएगा आपका 1 हेक्टेयर से कम। जो सीमांत कृषक कहलाते हैं वो कौन से कृषक कहलाते हैं? जिनकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 1 हेक्टेयर कितना, मैंने आपको बताया 10,000 वर्ग मीटर। 1 किलोमीटर ऐसे चलूं, 1 किलोमीटर ऐसे चलूं, ऐसे चलूं, ऐसे चलूं, ये कितना हो गया? ये 1 हेक्टेयर भूमि हो गई, ठीक है। अब इसमें कहीं कहीं बीघा बोलते हैं, कहीं कहीं कट्टा बोलते हैं, है ना, तो इस कट्ठा बोलते हैं, तो इस तरीके से भूमि की देसी पैमाई से भी प्रचलित है, लेकिन जो मीट्रिक प्रणाली के अनुसार है वो क्या है? आपका हेक्टेयर है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ता जाता है ना। संरक्षण कृषि, निम्नलिखित में से कौन संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन आ रहे हैं। एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। न्यूनतम जोत को अपनाना, ठीक है। बागवानी फसलों की खेती का परिहार, भाई परिहार क्यों करना है किसी चीज का। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल के अवशिष्ट का उपयोग, बिल्कुल ठीक है ना। ये क्या करेगा? ये संरक्षणवादी कृषि को प्रतिपादित करेगा कि भाई मृदा जो हमने कृषि अवशेष बचे हैं उनको हम जलाएं ना, उनको एज ए उर्वरक उसमें यूज कर लें। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तों को अपनाना, ये भी ठीक है कि टाइम के हिसाब से क्या कर रहे हैं? फसल को चेंज कर रहे हैं, तो ये भी संरक्षणात्मक कृषि के उपाय हैं। तो 2, 3, 5, 2, 4, 5 देखो किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? देखो भाई, कुशल सिंचाई से उत्पादकता बढ़ सकती है, ठीक है। गुणवत्ता युक्त बीज से भी उत्पादकता बढ़ सकती है, ठीक है। कीटनाशकों के प्रयोग से भी बढ़ सकती है, उर्वरक, ये तो सबसे बढ़ सकती है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके सही आंसर है, बल्कि सभी के हिसाब से क्या होगी? कृषि उत्पादकता क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 42 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखते हैं, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? देख लो भाई कौन से सही है, ठीक है। देखो, लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86% है, जबकि वे 47% क्षेत्र पर ही फसल के मालिक हैं। सही फैक्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है हालांकि, लेकिन फैक्ट सही है कि लघु और सीमांत जो किसान है, मतलब जो छोटे किसान है, वो सबसे ज्यादा है ना, लगभग 90% है। तो इसमें 86 दिया है, लेकिन उनकी जोत जो है, जो फसल है, वो केवल इतने क्षेत्र पर ही करते हैं, ठीक है। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है और सबसे ज्यादा किसमें है ना, तो ये है, ठीक है। राज्यवार कृषकों की कुल जनसंख्या महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, ठीक है। राज्यवार जोती गई भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर। हमने देखा था जोत का आकार भी सबसे बड़ा किसके पास था? राजस्थान के पास था, और सबसे ज्यादा एरिया भी राजस्थान जोत रहा है। तो कौन कौन से सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। अब आ गए हम अगले चैप्टर पर, आपका जो है हरित क्रांति, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के प्रतिपादक हैं। भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति 1970 के दशक में 1966 में भारत में शुरुआत की गई थी। प्रथम चरण इसका 66 से 81, द्वितीय चरण फिर 81 से 95, फिर तृतीय चरण। इस प्रकार से इसकी कृषि के हरित क्रांति 3 चरणों में मानी जाती है, ठीक है। हरित क्रांति और भी कुछ क्रांतियां हैं कि भाई ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। मैचिंग वाले और बेसिक सवाल हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। फटाफट से 10-15 मिनट में मतलब 30 सवाल इसमें हैं, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हरित क्रांति के विषय में पूछ रहा है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी के किस समय प्रारंभ की गई थी? तो 1966-67 में मानी जाती है। पहला चरण 1966-67 से 1985 तक माना जाता है चला था, ठीक है। तो ये क्या था?
किसका वो था, तो किस दशक में थी, तो 7वें दशक में, है ना, क्योंकि 60 से 70 कौन सा हो जाएगा, 7वां दशक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है, तो किसके द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, राजकृष्णा, आरकेवी राव। तो भारत में जो विश्व स्तर पर जो आपके कृषि हरित क्रांति के प्रतिपादक थे वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग, और जो भारत में कृषि हरित क्रांति या कृषि क्रांति के प्रतिपादक थे वो कौन थे, आपके एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, तो ये इनका जन्म जो हुआ था वो तो अमेरिका में हुआ था, मतलब अमेरिका से हैं, लेकिन कर्मस्थली जो थी वो क्या थी, वो थी मैक्सिको, ठीक है, तो मैक्सिको याद रखोगे। तो किस देश से ये पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग की कर्मस्थली क्या थी या वो कहां उन्होंने अपना जो है प्रयोग और ये सब कहां किए, तो वो मैक्सिको में किए थे, ठीक है। चलो, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, विश्व पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत पूछे तो स्वामीनाथन। कैसे याद कर सकते हो, जैसे बोरलॉग को कुछ लोग भूल जाते हैं, तो बोरलॉग ऐसे याद कर लेना, जैसे खेती में क्या होता है, बोरिंग जब अपन करा देते हैं, खेत में बोरिंग जब अपन करा देते हैं तो क्या होता है, बढ़िया खेती होने लगती है ना, तो खेती में क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है भाई साहब। बोरिंग आपने करा दिया तो बढ़िया सिंचाई होगी, बढ़िया सिंचाई होगी तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो बोरिंग क्या कर रहा है, क्रांति कर रहा है। तो हरित क्रांति भी किसने की है, नॉर्मन ई बोरलॉग ने की है। हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है, बहुत गहरा रहा है भाई साहब, कितना गहरा नाप तो सकते नहीं, देख लो। स्वामीनाथन, कुरियन, सुब्रमण्यम, अब्दुल कलाम, तो स्वामीनाथन का भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। चलो, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है, हरी खाद का प्रयोग, गलत बात, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम या हरी वनस्पति, ठीक है। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन आपसे इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से बेसिकली मतलब क्या है ना, आप किसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहोगे। तो जो हाई ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या था, उच्च गुणवत्ता के बीज हमने प्रयोग किए थे, जिस कारण क्या हुआ था, उत्पादकता फाइनली बढ़ गई थी, ठीक है, मतलब हाइब्रिड बीज हमने बेसिकली कह लो यूज किए, और वो भी किसका सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ था, गेहूं की फसल को। मैक्सिकन गेहूं उसको बोला गया था, मैक्सिकन गेहूं का बीज हमने जो है डाला था, जो और भी ज्यादा जिसने क्या करा, उसको बढ़ा दिया उत्पादकता को। तो उच्च वैरायटी उत्पादकता प्रोग्राम है, ठीक है, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम हरित क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति की सबसे उचित वर्णन करता है। हरी सब्जियों की अत्याधिक खेती, क्या यह हरित क्रांति है, नहीं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गलत। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, हरित क्रांति में बेसिकली क्या करा, पहले अगर एक बीघा में 10 किलो गेहूं हो रहे थे, मान लो फॉर एग्जांपल, होते तो ज्यादा है ना, तो वो क्या हुए, बढ़ गए, 2 से 3 गुना हो गई हमारी उत्पादन, 2 से 3 गुना हो गया, मतलब समझ रहे हो, तो काफी फायदेमंद रही थी। तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम था कि हाइब्रिड बढ़िया क्वालिटी के जब बीज डालोगे तो बढ़िया क्वालिटी की फसल होगी और उसकी उत्पादकता ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो बेसिकली हरित क्रांति का यही एक वो था। हरित क्रांति किससे संबंधित थी, मोटे अनाज से, दलहन से, गेहूं से थे। बेसिकली जो उसमें जो फसल थी जिसका सबसे ज्यादा क्या कहते हैं गुणगान हुआ, जो सबसे ज्यादा उत्पादित हुई, क्योंकि गेहूं पे भी इसलिए ध्यान दिया गया था क्योंकि बेसिकली खाने में वही यूज हो रहा है भाई, आटा गेहूं का ही तो खा रहे हो, है ना। नॉर्मली तो क्या हुआ, उससे जो खाद्यान्न की कमी थी उसकी भी पूर्ति हुई और बहुत सारे फायदे इसके रहे। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ, तो किसमें हुआ था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दैट इज गेहूं, ठीक है। गेहूं की फसल जो है सर्वाधिक जो है उसको लाभ मिला। गेहूं की फसल को मैक्सिकन गेहूं नाम का एक प्रजाति थी जिसको जो है संपूर्ण उसमें जो है उत्पादित किया गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फायदा मिला वो किसको मिला, आपका गेहूं को मिला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ज्यादा समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो सर्वाधिक प्रगति अब पूछ ले, अब फसल पूछ रहा है भाई कौन कौन सी फसलों में सर्वाधिक प्रगति की है, तो देख लो कौन कौन सी फसल है। गेहूं, भाई गेहूं क्या हुआ, हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सर्वाधिक वृद्धि हमने किस फसल के उत्पादन में की है, गेहूं के उत्पादन में की है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं उत्पादन में। चलो
अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? तो गेहूं था, ठीक है। जैपेनिक चावल नहीं, चावल नहीं, एमर नहीं, मैक्सिकन गेहूं। गेहूं भी कौन सा? मैक्सिकन गेहूं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मन बोरलोग ने मैक्सिको ही उनकी कर्मस्थली थी, मैं बता रहा था, तो वहीं एक उन्नत किस्म का बीज जो है उन्होंने डेवलप किया, उसको क्या बोला? मैक्सिकन गेहूं बोला। चलो आगे चलते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड था, तो ये मतलब फैक्चुअल सवाल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। खैर इसमें नहीं जाना, ये ऐसे एक आध बकवास सवाल कहते हैं इन्हें मैं अपनी भाषा में, ठीक है, तो घबराना नहीं है इनसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, अब देखो द्वितीय हरित क्रांति के विषय में बातचीत हो रही है कि द्वितीय हरित क्रांति के विषय में बताओ, द्वितीय हरित क्रांति के विषय में क्या सही है। द्वितीय हरित क्रांति बेसिकली 1981 से 1995 तक के बीच में मानी जाती है। पहली 66 से 81, शायद मैंने 85 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। दूसरी 1995 तक मानी जाती है, 81 से 1995 तक, ठीक है। तो क्या था इसका लक्ष्य? हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं चावल के उत्पादन वृद्धि करना था। अरे भाई, जिनको पहले ही लाभ मिल गया तो दूसरे चरण में भी उनको दोगे क्या? मान लो हमको योजना 2 चरण में लागू करते हैं, तो पहले चरण में जिन्हें मिल गया, दूसरे चरण में उन्हें लाभ नहीं देते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। एक वाले हटाओ, ये गया, ये गया, ठीक है। अब देखते हो, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में लाभ देना था, ठीक है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। नहीं, उनको छोड़कर नहीं, उनके साथ साथ अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, तो उनको छोड़कर नहीं, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा गलत, तो ये भी गलत, बचे 2 और 4, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मतलब ये पिछला वाला सवाल आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, पहला वाला वैसे ही गलत होगा, है ना, तो ये कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। चलो, दिए गए कूटों की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई क्या घटक हैं। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ठीक है। सिंचाई, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण करा हमने ताकि सिंचाई का और ज्यादा बढ़िया हो जाए। ग्रामीण सड़कें और विपणन, मतलब मार्केट वहां बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। भाई हरित क्रांति है थोड़ी मैक्सिकन गेहूं का बीज लाके दे दिया, ले बेटा रामपाल, इसे खेत में ले जाके डाल ले और बेटा तेरी फसल बढ़िया हो जाएगी और हो गई हरित क्रांति। ऐसे थोड़ी होगी। अब फसल हो जाएगी तो उसे बेचने को भी तो जगह चाहिए, मार्केट चाहिए, गांव से शहर तक लाने के लिए, गांव से मार्केट तक लाने के लिए सड़क चाहिए, सिंचाई चाहिए। ये सारे डेवलपमेंट उस दौरान किए गए, सबको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? हरित क्रांति घटक कहेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समानताओं में भी वृद्धि हुई। भाई विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये हरित क्रांति के क्षेत्र माने जाते हैं। तो यहां तो उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा विकसित हो गई, है ना, लेकिन दूसरी जगह जहां जो है आपका हरित क्रांति के प्रभाव नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां वो जो है पुराने तरीके से लोग खेती करते रहे, तो क्षेत्रीय समानता इससे क्या हुई? इंक्रीज हुई, बढ़ी। तो ये भी सही है, दोनों सही है, पर उसकी व्याख्या नहीं होगा, है ना। कारण, कथन, कारण दोनों सही है, परंतु उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, ठीक है। भारत सरकार ने सन 2000 में जो कृषि नीति प्रस्तुत की थी, उसमें क्या कर दिया? उसने इंद्रधनुषीय नीति प्रस्तुत करी। इंद्रधनुषीय नीति है ही ना, नाम से ही है इंद्रधनुष। भाई इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इन्होंने भी कही भाई साहब इंद्रधनुष नीति है, सब नीति इसी के अंतर्गत आ गई। सबका विकास करो, ठीक है, हरित क्रांति भी करो, ठीक है। हरित क्रांति किससे? फसलों से संबंधित हो गई। श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो गई? दुग्ध से। नीली क्रांति किससे संबंधित हो गई? मत्स्य उत्पादन से, है ना। तो उपयुक्त तो सभी, ठीक है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? सबसे है। अब देखो ये विभिन्न क्रांतियां आपको दी है, जैसे हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। मतलब जैसा जिस चीज का कलर होता है ना, उसी से रिलेटेड वही वाली क्रांति है, बेसिकली इतना सही है ना। श्वेत क्रांति किससे है? दूध से है। नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति किससे है? जैसे फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैसे गोबर की खाद देखो आप, तो भूरे से रंग की होती है ना, तो उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अगर आपसे पूछे तो अंडा उत्पादन से है, इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन, भाई सरसों का तेल है मान लो,
येलो येलो सा होता है, तो उसी तरीके से जो पीली क्रांति है तिलहन से। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति आपसे पूछे तो बायोडीजल उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन हो जाएगा। लाल क्रांति किससे है? मांस से या टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा। इसको याद रखोगे, है ना, गुलाबी क्रांति कंफ्यूज करेगी, तो गुलाबी किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से, ठीक है। बादामी क्रांति मसाला, सुनहरी अगर आपसे पूछ ले तो फल उत्पादन। अमृत क्रांति किसको कह रहे हैं? नदी जोड़ो परियोजना को कह रहे हैं। तो एक उसमें आपको सारी क्रांति दी है। अब देखो मिलाओ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे होगी? हरित क्रांति से होगी, तो पहले ए का पहला होना चाहिए, लो मिल गया सही आंसर। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, बी का तीसरा होना चाहिए। मत्स्य पालन नीली क्रांति, सी का दूसरा। उर्वरक भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। मतलब इतना सिंपल प्रश्न है, अगर आपको बेसिकली सारी क्रांति पता है आप इसका प्रश्न में क्रांति कर दोगे, है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल के ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 7-8 सवाल और हैं, खत्म कर लेते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी या तो झींगा से होगी या फिर किससे होगी? इनमें से जो गुलाबी आइटम होगा, देखो झींगा है नहीं, कपेस तो नहीं, लहसुन नहीं, अंगूर नहीं, प्याज होती है गुलाबी सी, प्याज नहीं होती लाल लाल सी, गुलाबी गुलाबी सी। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होगी? या तो झींगा, या झींगा मछली उत्पादन से होगी। झींगा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो, जैसे मैं वेजिटेरियन हूं, ठीक है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग जानते हैं कि झींगा जो है मछली की तरह ही होता है, बढ़िया से बना बना खाते हैं, है ना, तो वो वाला सिस्टम है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कलर मिलाओ, काला किसका? मछली का कलर काला, कोयला सर हो सकता है, लेकिन जो काली क्रांति है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चे तेल को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। उसी से ये सारा टंटा मंटा निकलता है आपका, डीजल, पेट्रोल, वायुयान वाला तेल, मिट्टी का तेल, और ये तारकोल जो सड़क वड़क पड़ती है, ये सारा टंटा मंटा किससे निकलता है? पेट्रोलियम से ही निकलता है, या उसको आप क्या कह सकते हैं? कच्चा तेल कह सकते हैं। उसी का क्या कहते हैं, क्रमवार तरीके से, कि भाई पहली परत से ये चीज निकल गई, फिर उसको छाना, फिर धाना धोआ, फिर ये निकल गया, इस तरीके से। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला देते हैं, मिलाओ, कलर मिलाओ, कुछ नहीं करना। पीली क्रांति, काली क्रांति, ब्लैक क्रांति, सबसे पहले सर आपने बता दिया किससे संबंधित है? पेट्रोलियम में। दी का तीसरा देखूंगा किसमें है, इसमें है, ठीक है। पीली क्रांति किससे होगी? सर सरसों का तेल पीला होता है, तो तिलहन से, तिलहन उत्पादन से हो जाएगी पीली क्रांति। सी का पहला देखो इसमें है। अब बची कौन सी? ग्रे और गोल्डन। तो ग्रे किससे, गोल्डन किससे संबंधित हो जाएगी? बागवानी और शहद। शहद का कलर ग्रे थोड़ी ना होता है, गोल्डन गोल्डन होता है ना, तो गोल्डन क्रांति किससे संबंधित होगी? मतलब अगर आपको ना पता चल रहा हो कि ये क्रांति किससे संबंधित है, कलर मैच कर लो, मैच द फॉलोइंग कलर्स, ठीक है। तो चलो, तो इसका ए का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा। ए का दूसरा देखो किसमें है? ए का दूसरा सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं भाई कौन सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति क्या? कुक्कुट, कुक्कुट मतलब कुत्ता। नीली क्रांति, भाई मैं बोल नहीं रहा हूं, इसका अनुवाद बता रहा हूं। कुक्कुट क्या कुत्ता पालन से संबंधित है? नीली क्रांति नहीं। नीली क्रांति किसे है? जो नीला नीला होता है, क्या? मछली जल की रानी है, मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है कौन सी? नीली क्रांति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। जबकि हरित क्रांति तो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित ही है। तो भाई आपसे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? लो जी हम फिर से क्रांति कर देंगे। नीली क्रांति, जरा आप कैसी बात पूछ रहे हो? पानी का कलर नीला, पानी में रहती है मछली, तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो गई? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन। सर इसमें क्रांति क्यों कर रहे हैं उसके उत्पादन में? क्यों? क्योंकि सी फूड है और सी फूड का व्यापार पूरे विश्व स्तर पर होता है। भारत में भी जो तटीय राज्य हैं वहां आपको बेसिकली लोग क्या खाते मिलेंगे? मछली चावल, ठीक है। चलो, तो इसका उत्पादन से आर्थिक रूप से लाभकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति जहां आ जाएगी वहां क्या आ जाएगी? आपकी मत्स्य पालन, ठीक है। मतलब जब जो चीज ज्यादा खाई जा रही है, जिसका उपभोग हो रहा है, उसको आप क्रांति करके ज्यादा उसका उत्पादन कर लोगे तो क्या होगा? आर्थिक रूप से आपको समृद्ध वो चीज बनाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? सेम सवाल, रिपीट सवाल देख रहे हो। नीली वाली क्रांति कितनी बार पूछी गई है, ठीक है। मत्स्य पालन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति आपसे पूछे तो आप क्या लगाओगे? मत्स्य पालन लगाओगे। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित नहीं है? हे प्रभु, है ना, क्या है? तो मत्स्य पालन संबंधित है नीली क्रांति से। हे प्रभु, हे श्री राम, हे जगन्नाथम, ये सवाल कितनी बार पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति को याद रख लेना, नीली क्रांति कई बार पूछी गई है। नीली क्रांति में निम्न में से किससे संबंधित है? फिर पूछ लो, फिर बता देंगे किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से। हमें क्या है, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, बार बार इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चले कि नीली क्रांति सवाल कितनी बार पूछा गया है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल
विकसित किया गया है। ये क्या है? जीबी पंत जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 पंतनगर में स्थापित था। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वो है ना, टिलेज पद्धति जो है वो बिना जुताई के ही कई, मतलब उसमें जोतना नहीं पड़ता है, बिना जुताई के ही कई वर्षों तक कई बार उसमें खेती करी जा सकती है। वही हरी खाद उगा ली, उसी को उसमें छोड़ दिया, उससे ही उर्वरक वगैरह मिल गए, इस तरीके से। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? संभवतः अंतिम सवाल है। सफेद क्रांति दूध से है, हरी क्रांति अनाज से है, सुनहरी उद्यान से है, नीली मुर्गी पालन से नहीं है, मछली पालन से है। नीली क्रांति अब तो इतनी बार पूछ ली ना, जान के भी, मतलब अंधेरे में भी उठाकर झकझोर के पूछ लोगे ना, ए नीली क्रांति बता किससे संबंधित है, नींद में ही बता दूंगा, मछली पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 का क्या होगा? डी। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल क्या होती है? जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मुख्यतः खाद्यान्न खाने पीने के लिए नहीं करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, वो आपकी क्या होती है? व्यापारिक फसल होती है। तो इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? गन्ना है, भाई गन्ना खाते थोड़ी है, मुख्यतः चीनी बनाते हैं, कपास भी है, केला भी है। बाजरा जो है, बाजरा बेसिकली खाद्यान्न फसल मानी जाती है कि इसका उत्पादन खाने पीने के लिए हो रहा है, ना कि खेती के, मतलब ना कि व्यापार के लिए। व्यापार तो करते ही हैं लेकिन बेसिकली खाने पीने के लिए उगा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, डी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर एक अगली सी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।